आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। ये वो यूट्यूब चैनल है जिस पर ऐसे ऐसे कंटेंट मिलते हैं, ऐसे ऐसे नॉलेज मिलते हैं, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है जो और किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती, सामान्यतः किसी भी बुक में नहीं मिलता। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और उन 2 लेक्चर में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ नहीं चुके हैं, हम लोग देख नहीं चुके हैं, बल्कि हम लोग चार्ज पर पीएचडी कर चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ऐसा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता नीट में और आईआईटी में जो आप लोग ना कर सकें। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3rd लेक्चर में कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस नियम को पढ़ने से पहले हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे, जो हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th में देख चुके हैं। क्योंकि इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से काफी कुछ मिलता जुलता है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम पर आज हम लोग पीएचडी करने वाले हैं, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम सब लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि 2 मासेस होते हैं, m1 और m2। मान लीजिए 2 मास m1 और m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग जो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर 2 मास है m1 और m2 एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 में, और किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दीजिए, और जब दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे तब ये हो जाता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर, m1 m2 और इसमें नीचे अपान r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है कैपिटल G। कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला हो जाता है। कैपिटल G की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है कैपिटल G की वैल्यू, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सेम टू सेम अगर ये आप लोग समझते हो, जानते हो, तो सेम टू सेम वैसे ही है कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या होता है? जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 2 मासेस के बीच अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन करता है, सेम उसी तरीके से कूलाम्स लॉ 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन करता है। तो मान लीजिए कि 2 चार्ज है Q1 और Q2, 2 चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, उसमें दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इसमें दोनों के चार्ज Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मींस जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे उसमें डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे इसमें उनके बीच की डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस 1 अपान r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां भी जैसे वहां एक कांस्टेंट आया कैपिटल G, वैसे ही यहां पर एक कांस्टेंट आता है K। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसका? कूलाम के नियम का, न्यूटन कूलाम्स लॉ का। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर।
क्लियर। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यहां पर जो मास है, मास केवल एक ही टाइप का होता है, मास दो टाइप के नहीं होते हैं, इसलिए इनके बीच मास एक ही टाइप का होता है, इसलिए इनके बीच केवल एक प्रकार का फोर्स लगता है, वो भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। जबकि यहां पर चार्जेज दो प्रकार के होते हैं, चार्जेज दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो भी टू टाइप्स का लगता है। दो प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो टू टाइप्स का लगता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो इन चार्जेस के बीच दो प्रकार का फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, मींस लाइक चार्जेज हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनलाइक चार्जेज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मींस लाइक चार्जेज रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहां पर जो फोर्स होता है इनके बीच का वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ मे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, मींस जो कूलॉम्स लॉ में फोर्स होता है या कूलॉम फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब बात आती है जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। मींस क्या ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपल करेगा? क्या ये चार्ज, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये वाला इसको रिपल करेगा, तो ये वाला क्या इसको इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, ये वाला क्या इसको इस डायरेक्शन में रिपल करेगा? तो नहीं कर सकता। ये इसको सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में रिपल कर सकता है, या जो फोर्स अप्लाई कर सकता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ही इसको रिपल कर सकता है। मींस ये है लाइन ज्वाइनिंग, तो ये इसको रिपल करेगा तो सिर्फ इस डायरेक्शन में रिपल कर सकता है, इसको सिर्फ इसी डायरेक्शन में रिपल कर सकता है, इसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन में रिपल नहीं कर सकता। और ये वाला पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव इसको भी तो रिपल करेगा, ये वाला इसको रिपल करेगा, तो ये वाला किधर रिपल करेगा? लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग इधर रिपल करेगा। और इस पर कितना फोर्स लग रहा है? अगर ये एफ फोर्स लग रहा है तो इस पर भी एफ फोर्स ही लगेगा। इस बात को नोट कर लीजिए कि जो दोनों चार्जेस पर जो फोर्स होते हैं वो इक्वल फोर्स लगते हैं। इस चार्ज पर भी एफ फोर्स, इस चार्ज पर भी एफ फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 भले ही अलग हो, दोनों का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 भले ही अलग हो या इक्वल हो, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो फोर्स दोनों पर सेम लगेगा। ये इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक पर ज्यादा लगेगा फोर्स, एक पर कम लगेगा, तो आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए कि दोनों पर फोर्स इक्वल लगेंगे। दोनों का चार्ज अलग अलग हो सकता है लेकिन दोनों पर फोर्स इक्वल लगेगा। क्लियर? और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग होगी। ये यहां पर लिखा हुआ है, दिस फोर्स इज सेंट्रल, दिस फोर्स इज सेंट्रल along the line joining, along the line joining, this force is central along the line joining, लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग ही लगेगा। अगर ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो इधर, अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स इधर लगेगा। और जबकि यहां पर पॉजिटिव दिखाया हूं तो रिपल्सिव लगेगा, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। क्लियर? इतने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आया है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जैसे यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की एक वैल्यू होती है, वैसे ही यहां पर एक कांस्टेंट कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को कहते हैं कूलाम कांस्टेंट। और इस कूलाम कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होती है कूलाम कांस्टेंट K। कूलाम कांस्टेंट K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। K को क्या लिखा जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 10 × 10⁹। और ये इसकी यूनिट निकालोगे तो ये इसका हो जाएगा न्यूटन। ये डिस्टेंस है, इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका कूलाम बटे में आ जाएगा पर कूलाम स्क्वायर। मीन्स K, यहां पर जो कूलाम कांस्टेंट K है वो K
को लिख दिया जाता है 1/4πε0 और इस k की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर एक टर्म है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट है क्या? एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? तो ये एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, या कि चलिए मैं k के स्थान पर अगर हम इसको रख दें 1/4πε0 क्या हो जाएगा? तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो लगने वाला फोर्स F = K। k के स्थान पर क्या आ जाएगा? k के स्थान पर आ जाएगा 1/4πε0। 1/4πε0। यहां पर k की वैल्यू 1/4πε0 निरर्थक लगता है, यहां पर इसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा जाता है ताकि आगे की चीजें थोड़ा आसान हो जाएं। इसका यूज आगे चल करके फिजिक्स में होता है, इसलिए हम लोग यहीं से इसे लिखते हुए चलते हैं कि k की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 और उसके आगे क्या बचा? Q1 Q2/r²। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की भी वैल्यू होती है और उस वैल्यू को आप लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ध्यान से देखो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है। एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दीजिए, इधर है 9 × 10⁹ उसको बटे में ले आ दीजिए। एप्सिलॉन नॉट को इधर, इसको इधर कर दीजिए। 4π तो कांस्टेंट ही है, तो 4π की वैल्यू 3.14 रख दीजिए। 9 × 10⁹ है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.85 × 10⁻12। क्या आ जाएगा? 8.85 × 10⁻12 और यूनिट हो जाएगी, भाई एप्सिलॉन नॉट इधर है, ये इधर आ जाएगा तो ये वाली यूनिट नीचे चली जाएगी, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी यूनिट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? इतने में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। F = K Q1 Q2/r²। k की वैल्यू रख दिया गया 1/4πε0। ये हो गया F = क्या आ गया? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये वो चीज बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताएगा। ये वो चीज मैं बताने जा रहा हूं, यही है DK स्टार पॉइंट। DK स्टार पॉइंट, ऐसी चीजों के लिए यह चैनल जाना जाता है। इसलिए आप लोगों को ऐसी चीज बता रहा हूं कि आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसी जानकारी आपको मिल रही है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग देखिए 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये किसमें है? न्यूटन किसमें होता है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। कूलाम किसमें होता है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। अगर इसे सीजीएस में कन्वर्ट करें तब 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मींस द वैल्यू ऑफ 1/4πε0 इन CGS unit is 1 क्या होती है? मींस 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इन CGS यूनिट। इन CGS यूनिट, तो CGS यूनिट में 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इस बात को याद कर लीजिए। इसको आप लोग प्रूफ भी कर सकते हो, इसको प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन बन जाएगा डाइन में, क्योंकि न्यूटन ये साई सिस्टम ऑफ यूनिट है किसका? फोर्स का। और जब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो डाइन हो जाता है। डाइन न्यूटन के स्थान पर लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 मीटर के स्थान पर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, उसका स्क्वायर लगा सकते हैं। कूलाम को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है? 3 × 10⁹
ESU और उसका स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, 1 आ जाएगा आप लोगों का। चलिए ये आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। 1/4πε0 इक्वल टू 1 किसमें? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। ये एक बार CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में 1/4πε0 की वैल्यू नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग रट लीजिए। चलिए और हम लोग देखते हैं। अच्छा एक चीज आप लोग ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चार्ज इस तरीके से है और यहां पर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा चार्ज कोई यहां है Q, यहां पर भी Q चार्ज है, यहां पर भी Q चार्ज है, ये Q चार्ज इतनी दूर में फैला हुआ है, यहां पर ये Q चार्ज है। इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? और लगने वाला फोर्स निकालना है तो हमें चाहिए K की वैल्यू तो हमें पता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। R है उनके बीच की डिस्टेंस, तो यहां पर कौन सी डिस्टेंस लेंगे? डिस्टेंस ये वाली लेंगे या ये वाली डिस्टेंस लेंगे या ये वाली लेंगे या ये वाली लेंगे? कौन सी डिस्टेंस लेंगे? हमें पता है कि आप लोगों का आंसर क्या होगा। आप लोग कहेंगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे हो, कूलाम चाचा ने इस क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व हम नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हो, इंटीग्रेशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मींस उन्होंने कहा कि हमारा रूल मींस कूलाम्स लॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू नहीं होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू नहीं होता। इस पॉइंट को नोट कीजिए आप सब लोग कि कूलाम्स लॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू नहीं होता है कि चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है उसके कारण जो है अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स निकाला जा सके, तो ऐसा नहीं होता है। कूलाम्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। कूलाम्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये इस तरीके से पॉइंट चार्ज कि एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इस पर Q चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज अगर है तभी कूलाम्स लॉ वैलिड है। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि इस तरीके से कोई प्लेट है या कोई सरफेस है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या कोई इस तरीके से वायर है, उस वायर पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण कितना फोर्स जनरेट होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, कितना फोर्स होगा, इस चीज को कैलकुलेट कर सकें तो इसके लिए कूलाम्स लॉ लागू नहीं होता है। ये लिखा हुआ है वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, केवल ये पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता है। और यहां पर एक चीज आप लोग और देखिए, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यहां भी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जहां पर ऐसा रहे कि इस 1/r स्क्वायर मीन्स इनवर्स भी है और स्क्वायर भी है, तो हम लोग जहां पर ऐसा रहे कि इनवर्स रहे मतलब 1/, में रहे और स्क्वायर भी रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो कूलाम्स लॉ भी न्यूटन्स लॉ भी दोनों ही फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये IIT में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन कि कूलाम्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स लॉ या स्क्वायर लॉ या प्रोपोर्शनल लॉ, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कूलाम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है उसका ग्राफ मैं आप लोगों को बता दूं, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। किसके बीच? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर मीन्स फोर्स और R के बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, इसका ग्राफ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, जो भी लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है वो उसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है, उसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है। R की वैल्यू चाहे जितना आगे बढ़ाते चले जाओ कभी भी फोर्स जीरो नहीं होगा, मींस ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चला जाएगा।
मीन्स इसकी रेंज कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। आप लोग देखिए यहां पर लिखा भी है रेंज इनफाइनाइट, मीन्स कूलॉम्स लॉ की जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है कि एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, उस चार्ज के दूसरा चार्ज चाहे जितनी दूरी पर रख दें, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगाता रहेगा। तो इसकी रेंज कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और भी एक चीज बता दें कि जो भी लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है संरक्षी बल होता है। आप लोगों को बता दूं कि संरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो वो फोर्स यहां पर देखिए, फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, इस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो जो फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और अगर पाथ पर डिपेंड करता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, इसका मतलब है कि ये कूलॉम फोर्स के द्वारा वर्कडन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, मींस कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेडिएटेड बाय फोटॉन, इसको आप लोगों को समझना कम है, याद ज्यादा रखना है। मेडिएटेड बाय फोटॉन आप लोगों को बस इतना समझ लीजिए, इतना मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये दो चार्जेज के बीच अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लग रहे हैं, दो चार्जेज के बीच अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को टच तो कर नहीं रहे हैं, और जब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे तो ये फोर्स कैसे लगा रहे हैं, इनके बीच में है क्या जो फोर्स लगा रहा है। तो इसी बात का आंसर है कि इनके बीच है क्या, तो इनके बीच फोटॉन है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको मेडिएट कौन कर रहा है, किसके कारण फोर्स लग रहा है, तो ये इनके बीच फोटॉन मेडिएट कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है मेडिएटेड बाय फोटॉन। ये आईआईटी में पूछा जा चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कूलॉम्स फोर्स में मेडिएटेड बाय फोटॉन, कूलॉम फोर्स मेडिएटेड बाय फोटॉन। जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स होता है वो मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन होता है, इसमें कौन मेडिएट होता है, ग्रेविटॉन, और इसमें कौन मेडिएट होता है, फोटॉन। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। ये ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, और अगर किसी बुक में मिल जाती है या किसी चैनल पर मिल जाती है तो आप लोग लेकर के आओ, मुझे दिखाओ। और अगर ऐसी जानकारी मैं दे रहा हूं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो फोर्स होता है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम में जो फोर्स होता है, कूलॉम फोर्स होता है, वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। जबकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों मासेस के बीच कोई भी मीडियम हो, कैसा भी मीडियम हो, इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो चेंज नहीं होता है। लेकिन कूलॉम फोर्स, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लग रहा है, अगर इनके बीच कोई मीडियम आ जाएगा तो ये फोर्स चेंज हो जाता है। सिंपल सा आप लोग समझिए, जैसे दो मैग्नेट हैं, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है या रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अगर उनके बीच में ले आकर के बुक रख दी जाए, अगर उनके बीच में बुक ले आकर के रख दिया जाए, कॉपी रख दी जाए, तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा। मींस अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स क्यों कम हो गया, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई अदर मीडियम आ गया। सेम वैसे ही दो चार्जेज के बीच जो भी अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लग रहा है, अगर इनके बीच में कोई मीडियम आ जाएगा तो वो कम हो जाते हैं। अगर कोई मीडियम इनके बीच में आ जाएगा तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा। मींस ये मीडियम पर डिपेंड करते हैं। और मीडियम पर ये कैसे डिपेंड करते हैं, ये अगर कम हो रहा है तो कैसे कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इस चीज को अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे इस चीज को। और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, यहां दो इलेक्ट्रिक चार्जेज के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेज के बीच फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम कह रहे हैं Fe, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो दो मासेस के बीच
फोर्स लग रहा है उसे हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, बहुत कम होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर 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 देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर 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 देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? और ये कितना ज्यादा होता है इस चीज को हम लोग यहां से देख सकते हैं कि अगर दो प्रोटॉन हैं, अगर दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे तो क्या होगा फार्मूला, KQ1Q2/r²। के की वैल्यू रखोगे 9 × 10 की पावर 9। Q1 एक प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19। Q2 की वैल्यू भी वही होगी, तो वही दोनों प्रोटॉन हैं 1.6 × 10 की पावर -19। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, तो r² ऐसे ही रहने दो। के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। फिर उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। G की वैल्यू ये 6.67 × 10 की पावर -11। M1 एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10 की पावर -21। ऐसे ही दूसरे प्रोटॉन का भी मास होगा 1.67 × 10 की पावर -21। इसको भी दोनों को रखिए और रख करके सॉल्व कीजिए, बटे r² रहने दीजिए। फिर FE/FG कर दीजिए, FE/FG कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 10 की पावर 36 आ जाएगा। आप लोग इसको करके देख लीजिए। और ये कंपटीशन में पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को याद भी रखना है कि दो प्रोटॉन, बिटवीन टू प्रोटॉन द इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो 10 की पावर 36 होता है। मींस इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। और अगर यही चीज इलेक्ट्रॉनों के बीच देखा जाए, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच देखा जाए, तो ये फोर्स और भी ज्यादा हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10 की पावर 43 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होता है वो कितना आ जाता है, 10 की पावर 43 आ जाता है। क्लियर? ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप लोग पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से मीडियम पर डिपेंड करता है। नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं कि दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है वो मीडियम पर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2 जो कि एयर में रखे गए हैं, इन एयर, अगर एयर में रखे गए हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है उसे हम F0 लिख रहे हैं। F0 इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। ये होगा हमारा फोर्स। कब? जब Q1 Q2 दो चार्जेज r डिस्टेंस पर एयर में रखे गए हैं, क्योंकि F0 क्या है, एयर में रखे गए हैं या वैक्यूम में रखे गए हैं। ε0 यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। लेकिन अगर यही Q1 Q2 दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं तब उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, इन मीडियम। अगर मीडियम में रखे गए हैं तब इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है उसे हम Fm लिख रहे हैं। फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। ε0 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ε0 Q1 Q2/r²। दोनों सेम टू सेम हैं,
मैंने क्या लिख दिया, यहां पर जब एयर में रखा हुआ है तो एफ नॉट लिख दिया और यहां एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, जब मीडियम में रखा हुआ है तो यहां पर एफ एम लिख दिया और यहां पर एप्सिलॉन एम लिख दिया। एप्सिलॉन एम क्या है, जैसे एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जिस प्रकार से हम लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, क्लास 9th में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी हम निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं तो किसके रिलेटिव में निकालेंगे, तो फ्री स्पेस के रिलेटिव में निकालेंगे। तो नीचे लिख देंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ऊपर लिख देंगे जिस मीडियम का हम निकाल रहे हैं तो एप्सिलॉन एम लिख देंगे, ऊपर क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन एम। ये हो जाता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इन दोनों के रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और इसी का एक और नोटेशन से डिनोट किया जाता है, इसी को के से भी डिनोट किया जाता है, के से भी डिनोट किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और के का एक स्पेशल नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों इक्वल होती हैं। और ये क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होता है। मींस रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 2 को, मींस इन मीडियम में एफएम जो लिखा हुआ है, उस एफएम को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम को हम लोग यहां से लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम। आप लोग देखिए एप्सिलॉन एम लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मींस ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन एम को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन एम के स्थान पर लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जहां एप्सिलॉन एम लिखा हुआ था, एप्सिलॉन एम के स्थान पर हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। उसके अलावा मैं कुछ भी अलग नहीं किया हूं। क्लियर। और यहां पर आप लोग एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। किसका, एप्सिलॉन आर का, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ये नीट में तो कई बार पूछा जा चुका है, आईआईटी में भी एक बार पूछा जा चुका है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है। और 4 ऑप्शन भी दिया रहता है, लास्ट ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज। तो इसका वही हो जाता है कि नन ऑफ दीज, या डायमेंशन लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी की रेशियो होती है। सेम क्वांटिटी, दोनों परमिटिविटी और परमिटिविटी का रेशियो है, इसलिए ऊपर की जो यूनिट होती है वही नीचे की यूनिट होती है, कट जाती है। इन दोनों की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। इस बात को लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। एफएम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हो गया। फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, एफ नॉट। इक्वेशन 1 में क्या है, एफ नॉट बटे इक्वेशन 2 में क्या है, एफ एम।
मैं साल्ट में कर रहा हूं इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 में एफ नॉट, इक्वेशन 2 में एफ एम, दोनों को डिवाइड कर दिए, इक्वल लगा दिए। इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा 1, यहां भी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आर बचेगा। मींस 1/1 एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को हम लोग अगर एफ एम को इधर कर दें, एप्सिलॉन आर को नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपान एप्सिलॉन आर, एफ नॉट अपान एप्सिलॉन आर। ये एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, पर रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट इन एयर या वैक्यूम में जो दो चार्जेज के बीच फोर्स लग रहा था वो है। एफ एम क्या है, मीडियम के अंदर फोर्स। अब आप लोग देखिए, अगर इनके दो चार्जेज के बीच, अगर दो चार्जेज के बीच कोई मीडियम आ जाए, अगर दो चार्जेज के बीच कोई मीडियम आ जाए, तो मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स जो होता है वो वैक्यूम में लगने वाले फोर्स से एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो जाता है। अब आप लोग यहां पर देखिए कि एप्सिलॉन आर है क्या, एप्सिलॉन आर है क्या। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, यहां से आप लोग फील कीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब दो चार्ज वैक्यूम में रखा होता है, जब वैक्यूम में रखा होता है या एयर में रखा होता है, तब एक दूसरे की फील्ड लाइंस मान लीजिए 50 फील्ड लाइंस एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं। इस चार्ज से इस चार्ज को अगर 50 फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैप्चर कर रही हैं, तो जब कोई मीडियम आ जाता है, तब कोई मीडियम आ जाने के बाद जो फील्ड लाइन 50 कैप्चर कर रही थी, उन फील्ड लाइंस को कैप्चर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्रॉब्लम क्रिएट करने के कारण अब वो 50 फील्ड लाइंस कैप्चर नहीं होती हैं, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती हैं, बल्कि 25, अगर उसका रिलेटिव परमिटिविटी, अगर मीडियम की परमिटिविटी 2 है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो जो फील्ड लाइंस कैप्चर होंगी वो हाफ हो जाएंगी। रिलेटिव परमिटिविटी अगर 2 है तो जो फील्ड लाइंस कैप्चर हो रही थी वो आधी हो जाएंगी, मींस फोर्स उनके बीच का आधा हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से, इस तरीके से आप लोग समझिए। ये समझ में नहीं आया होगा कि जो मीडियम के अंदर फोर्स है वो एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होगी उतना टाइम्स कम हो जाता है। मींस अगर दो चार्जेज के बीच ग्लास आ जाए, अगर दो चार्जेज के बीच में ग्लास रख दिया जाए, तो जो फोर्स होगा ग्लास के अंदर, जो फोर्स होगा वो फ्री स्पेस के फोर्स का 5 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए, ग्लास के लिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है। वैसे ग्लास कई तरीके के होते हैं, इसलिए ग्लास की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 5 से 10 के बीच में वेरी करता रहता है। अगर कैरोसिन ऑयल के अंदर चार्जेस को रख दिया जाए, तो जो मीडियम के अंदर, कैरोसिन ऑयल के अंदर जो फोर्स लगेगा वो फ्री स्पेस के फोर्स का 2 टाइम्स कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 है। तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो 2 टाइम्स कम हो जाएगा फोर्स। वैक्स, मोम का रिलेटिव परमिटिविटी होती है 2.15। इसका मतलब मोम के अंदर जो फोर्स होगा वो 2.15 टाइम्स कम हो जाएगा। वाटर के अंदर सबसे ज्यादा होता है, देखिए उसकी परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, 81 होता है। तो वाटर के अंदर अगर दो चार्जेज को वाटर के अंदर रख दिया जाए तो उनके बीच का फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगा। मतलब जो फोर्स लगने वाला फोर्स जितना टाइम्स कम हो जाता है, जितना टाइम्स कम हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी कह देते हैं। रबर अगर दो चार्जेस के बीच में आ जाएगा तो उसके बीच का फोर्स 7 टाइम्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल आ गया, अगर दो चार्जेस के बीच में मेटल आ गया,
अगर दो चार्जेज के बीच में मेटल आ जाएगा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लोग देखिए, मेटल की केस में जो Fm होगा वो हो जाएगा F0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू है इनफाइनाइट, और किसी भी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर जीरो हो जाता है। मींस एक चीज आप लोगों को यह याद रखना है कि मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इनफाइनाइट, और अगर दो चार्जेस के बीच में मेटल आ जाएगा तो लगने वाला फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो फील्ड लाइन कैप्चर हो रही थी वो एक भी फील्ड लाइन कैप्चर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो फील्ड लाइन मेटल को पार करके आर पार नहीं जा पाएंगी। क्लियर? अब एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए। टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, इज प्लेस इन एयर, देन नेट फोर्स ऑन चार्ज इज F0, मींस फोर्स कितना लग रहा है? F0 फोर्स लग रहा है। इफ इट इज प्लेस इन वाटर, अगर इसी को उठा करके वाटर के अंदर डाल दिया जाए, अगर इसी को उठा करके वाटर के अंदर डाल दिया जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन Q2, तब Q2 पर फोर्स क्या होगा? तो जब एयर में था तब फोर्स F0 लग रहा था, और जब वाटर के अंदर डाल दिया जाएगा, मींस मीडियम के अंदर डाल दिया जाएगा, तो फोर्स जो है वो F0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा, और एप्सिलॉन आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 81। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आप लोग देख सकते हो। देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से? F0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, उतना टाइम्स कम हो जाएगा। तो रिलेटिव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 था, तो 81 टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का IIT में आ चुका है, और कितना सिंपल क्वेश्चन आया है IIT में। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2, टू चार्ज पार्टिकल प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। हमें मिनिमम निकालना है, हमें मिनिमम फोर्स निकालना है, और मिनिमम फोर्स निकालना है तो K, और मिनिमम फोर्स निकालेंगे, दो चार्जेस के बीच का फोर्स मिनिमम तभी होगा जब चार्ज खुद भी मिनिमम हो, जब चार्ज खुद भी मिनिमम हो। और मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर सबसे मिनिमम चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए Q1 और Q2 की वैल्यू हो जाएगी E इंटू ई। तो E इंटू ई क्या आ जाएगा? KE स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। IIT में इतना छोटा सा क्वेश्चन आया IIT में, बस ऑप्शन ये भी दिया हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था KQ स्क्वायर, तो सब ने यही किया, Q यहां Q यहां, दो चार्जेस किया और मिनिमम फोर्स कर दिया KQ स्क्वायर, और जो कि गलत था। क्या है मिनिमम? KE स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम फोर्स तभी लगेगा जब चार्जेज भी मिनिमम हो, और मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर मैं एक कॉन्सेप्ट ऐसा बताता हूं जो IIT के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा न्यूमेरिकल कराता हूं, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल कराता हूं जो कि IIT में पूछा जा चुका है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और ये कॉन्सेप्ट नीट और IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, आप लोग कूलाम लॉ हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोग जानते हैं कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, और इनके बीच वैक्यूम है या एयर है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। कब? जब दो चार्जेज के बीच में वैक्यूम हो,
या एयर हो। लेकिन अगर इनके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है और इनके बीच में कोई मीडियम रखा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाता है हम लोग लिखते हैं और हम लोग पहले से भी जानते हैं, हो जाता है 1 F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R हो जाता है। और एप्सिलॉन R और K दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एप्सिलॉन R के स्थान पर, क्योंकि ये K जो होता है इसी को तो हम लोग एप्सिलॉन R कह देते हैं, तो एप्सिलॉन R जहां लिखते हैं वहां पर हम लोग K भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपान R²। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही होता है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा घुमा करके लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इतना लिख दीजिए, K को यहां पर ना लिखिए, आप लोग लिखिए Q1 Q2 अपान, यहां पर लिखिए R। मीडियम कितनी दूर है, मीडियम R दूरी में है, पूरी दूरी में R दूरी में है मीडियम, तो हमने R लिख दिया। और जो मीडियम है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए K, उसके बाद में होल स्क्वायर लगा दीजिए। फिर से इसको समझिए, इसको मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, जो मीडियम है, वो कितनी दूर में फैला हुआ है, वो R दूरी में फैला हुआ है, R डिस्टेंस में फैला हुआ है, तो R लिख दिए। और उसके बाद में जो मीडियम फैला हुआ है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K, तो अंडर रूट के अंदर K लिख दिए, और उसके बाद नीचे का तो स्क्वायर होता ही है, उसके बाद मैंने स्क्वायर लगा दिया। इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो अब देखिए आगे वाला कैसे होता है। अगर पूरे मीडियम में फैला हुआ है तब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर एक Q1 चार्ज यहां है, Q2 चार्ज यहां है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, और डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो थोड़ी सी दूरी में है, सिर्फ T डिस्टेंस में फैला हुआ है, तब फोर्स कितना होगा। तब ध्यान से देखिए, मैं एक बार में ही लिख रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे सब में लिखा जाता है वैसे यहां भी लिख दीजिए। Q1 Q2 सब में लिखा जाता है, यहां भी लिखिए Q1 Q2। और अब आप लोग ये बताइए कि कितनी दूर में मीडियम नहीं है, कितनी दूर में मीडियम नहीं है, तो कितनी दूर में, टोटल डिस्टेंस तो R है, R में से T डिस्टेंस में मीडियम है, बाकी डिस्टेंस में नहीं है। टोटल R डिस्टेंस है, R में से T में है, तो कितने में नहीं है, R माइनस T में नहीं है, तो इस R में से T माइनस कर दीजिए, तो इधर और इधर वाला रीजन आ जाएगा, R माइनस T में नहीं है मीडियम। और प्लस कितने में मीडियम है, T डिस्टेंस में मीडियम है, T डिस्टेंस में मीडियम है, इनटू T डिस्टेंस में जो मीडियम है उस मीडियम का परावैद्युतांक कितना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो K है, और K को हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर, K को हम किस में लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर। इतना लिख दीजिए, उसके बाद में स्क्वायर लगा दीजिए, बस हो गया, हमारा फार्मूला बन गया। यही लगने वाला फोर्स हो जाएगा। क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, Q1 Q2 लिखो, बटे में कितनी दूर मीडियम नहीं है ये देखो, तो टोटल डिस्टेंस R है, R में से T में मीडियम है, तो कितने में नहीं है, R माइनस T डिस्टेंस में नहीं है, प्लस मीडियम कितने में है, T डिस्टेंस में मीडियम है, और जो मीडियम है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, अंडर रूट K, बस उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए, इसमें क्या है, Q1 Q2 दो चार्जेज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली पहली वाली R1 और ये R2। R1 डिस्टेंस में K1 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल रखा है और R2 डिस्टेंस में K2 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रखा हुआ है। मींस R1 डिस्टेंस में कोई और मटेरियल, R2 डिस्टेंस में कोई और मटेरियल रखा हुआ है, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा। एक बार मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। F इज इक्वल टू, ये IIT के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक या यहां पर दो ही रखा हुआ है, हो सकता है 3 रख देगा, 4 रख देगा, K1 K2 K3 की वैल्यू बता देगा और उसके बाद कहेगा कि इनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करके बताइए। तो फोर्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे भाई? फार्मूला पता होगा तभी तो लगाओगे। और जब किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं बताया जाता, तो आप लोग कहां से जानोगे? मैं बताऊंगा।
देखिए कैसे निकालोगे आप लोग। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे लिखा जाता है वैसे तो लिख ही दीजिए सब में। Q1 Q2 जैसे लिखा जाता है आप लोग वैसे लिख दीजिए। Q1 Q2 अपान में क्या लिखोगे, पहले ये देखो कितनी दूर में है, K1 जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितनी दूर में है, R1 डिस्टेंस में है, तो यहां पर लिख दो R1। और R1 डिस्टेंस में कौन सा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K1, तो अंडर रूट के अंदर लिख दो K1, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस दूसरा है भी है तो प्लस लगाओ, K2 जो दूसरा मटेरियल है वो कितनी दूर में है, R2 डिस्टेंस में है, तो लिख दो R2। और R2 डिस्टेंस में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, तो अंडर रूट के अंदर लिख दो K2, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में आप लोग इसका होल स्क्वायर लगा दो, उसके बाद में आप लोग होल स्क्वायर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। R1 डिस्टेंस कौन सा, K1, तो अंडर रूट K1, प्लस R2 डिस्टेंस तो R2 कौन सा, अंडर रूट K2, होल स्क्वायर कर दो, बस यही तो हमारा फाइनल आंसर है। इसको मुझे नहीं लगता है कि इसको तैयार करने में आप लोगों को कोई भी परेशानी होनी चाहिए, इतने सटीक तरीके से मैंने बताया है। इसी को तो कहते हैं डीके स्टार ट्रिक, इसी को कहते हैं डीके स्टार ट्रिक। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इसे रटना, इसे तैयार करना बहुत आसान है। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो लेकिन आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं। आप लोग इस तरीके से कैसे याद रखोगे, कैसे आप लोग इस फार्मूला को लिखोगे, यह कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह नीट में आ चुका है, यह नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसे तभी लगा पाओगे जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए देखिए, इफ टू आइडेंटिकल स्फीयर, दो आइडेंटिकल स्फीयर है हैविंग चार्जेस 16 माइक्रोकूलम एंड -8 कूलम, दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, इस पर है 16 माइक्रोकूलम, नीचे लिख देता हूं -16 माइक्रोकूलम, और इस पर है -8 माइक्रोकूलम, आर कीप्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपार्ट, देन द फोर्स इज एफ, तब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है, एफ है। और जब एफ फोर्स जो होगा वो कितना होगा, एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 की वैल्यू 16 माइक्रोकूलम इंटू 8 माइक्रोकूलम। सर यहां पर ये माइनस में दिया, अरे सॉरी ये प्लस का 16 है, प्लस का 16 है और ये माइनस का 8 है, यहां -8 रखेंगे। तो मैंने बार बार बताया है कि आप लोगों को Q1 Q2 की वैल्यू माइनस में नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर F जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है। यहां पर F जो होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, अपान आर स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम बटे आर स्क्वायर और ये के। उसके बाद क्या कह रहा है, दे आर टच एंड अगेन कीप्ड एट द सेम डिस्टेंस, इनको आपस में टच कराया गया, इनको आपस में टच कराया गया, तो टच कराने पर क्या होगा, पहला वाला दूसरा वाला आपस में टच करा दिया गया, इस पर था 16 इस पर था -8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 8 जब टच करेंगे तो इसका टोटल 8 और -16 है, कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, ये कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। टच करने पर टोटल चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, टोटल चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम, और दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, और जब आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो ये 8 माइक्रोकूलम जो चार्जेज हैं वो आधा इस पर डिवाइड हो जाएगा। मींस 8 माइक्रोकूलम में से 4 माइक्रोकूलम इस पर चला जाएगा, 4 माइक्रोकूलम इस पर चला जाएगा, दोनों पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं। आइडेंटिकल अगर ना होते, दोनों के रेडियस सेम है, अगर आइडेंटिकल ना होते तो चार्जेज अलग अलग होता, लेकिन आइडेंटिकल हैं जिसकी वजह से चार्जेज बराबर बराबर रहेंगे और बराबर बराबर हो जाएंगे। दे आर टच एंड अगेन कीप्ड एट द सेम डिस्टेंस, उसके बाद सेम डिस्टेंस पर इन्हें रख दिया जाता है, सेम डिस्टेंस मतलब आर पर रख दिया जाता है। अब इस पर कितना चार्ज है, प्लस का 4 इस पर भी है, प्लस का 4 इस पर भी है, तब यहां पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, बाद में फोर्स F डैश हो जाएगा और वो हो जाएगा K, यहां पर 4 माइक्रोकूलम
और यहां पर भी 4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो F अपान F डैश कितना आ जाएगा, आप लोग देखिए, के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइक्रोकूलम 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 माइक्रोकूलम। यहां पर देखिए 4 4 जा 16 और यहां से 16 कट जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ 8। F डैश हमें निकालना है, F डैश इधर कर दो, F इधर आ जाएगा, F डैश इधर कर दो, यहां आ जाएगा F बाई 8। मतलब टोटल चार्ज, टोटल फोर्स जो हो जाएगा F डैश की वैल्यू हो जाएगी F बाई 8। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना आपको समझाना है इसलिए इतना टाइम लगा, अगर समझाना ना होता तो ये 1 मिनट में आराम से लगाया जा सकता था क्वेश्चन। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जब एक पर 16 था, एक पर 8 था, तो यहां 16 हो गया, यहां 8 हो गया बटे आर स्क्वायर। और जब दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस का 16 माइनस का 8 माइक्रोकूलम। दोनों आइडेंटिकल है इसलिए 4 डिवाइड हो जाएगा, इस पर भी 4 इस पर भी 4। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम, 4 4 4 जा 16 कट गया, क्या बचा, सिर्फ 8 बचा। और एफ डैश हमें निकालना है तो 8 बटे में चला जाएगा। बस यही तो हमारा ऑप्शन है। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 2 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब आप लोग इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए, सीरियसली ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ करके सॉल्व कीजिए। और बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लाइक नहीं है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।